तो छात्रों, हम लोग ये परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि एक डाल्टन थे जिन्होंने कहा था कि परमाणु विभाजित नहीं हो सकता, लेकिन आगे चल कर के जे थॉमसन ने और ने सिद्ध किया कि नहीं, उसके टुकड़े गैसों के जो विद्युत विसर्जन में प्राप्त हुआ कि उसके टुकड़े हो सकते हैं। और जो एटम है उसका एक टुकड़ा जो उस समय खोजा जा सका वो था इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर ऋणावेश था। लेकिन जब इस बात का पता चल गया कि जो परमाणु है वो उदासीन होता है और उसमें एक कण इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इसका मतलब जितना ऋणावेश उसमें होगा उतना ही धनावेश भी उसमें होगा। लेकिन ये धन आवेश और ऋणावेश किस प्रकार से उसके अंदर रहते हैं, उनकी रचना किस प्रकार से है, ये किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि परमाणु बहुत ही छोटी इकाई है। तो उसके बारे में लोगों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, अपनी अपनी विचारधाराएं दी और कहा क्या इस तरह का हो सकता है। अब वो जो भी मॉडल थे, वो जो हमारे सामने एक्सपेरिमेंटल बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं, अगर उनको वो सिद्ध कर देते हैं तब तो वो मॉडल ठीक है। तो उसमें से कुछ मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जे थॉमसन ने ही अपना मॉडल दे दिया। उन्होंने कहा कि धनावेश का एक गोला रहता है, एक गोला है जो धनावेश का है, और उसके बीच बीच में ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड रहते हैं, उसके अंदर उसी प्रकार रहते हैं जैसे कि तरबूज के गूदे के अंदर लाल रंग का गूदा, उसके अंदर काला काला तरबूज का बीज रहता है, इस तरह से रहते हैं। लेकिन ये जो हमारे बहुत सारे समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं कर पाई। जैसे जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के बारे में यह सबको पता है, या हमको भी पता है, आपको भी पता है कि जो प्रकाश निकलता है वो परमाणु से निकलता है। तो प्रकाश का उत्सर्जन परमाणु का विषय है, और उस प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो हर तरंग लंबाई की लाइनें प्राप्त होती हैं, वो एक तरह से उस परमाणु का गुण है। उसके बारे में, उस स्पेक्ट्रम के बारे में ये पूरी व्याख्या नहीं दे पाया। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग। उन्होंने अल्फा कणों की एक बहुत ही पतले गोल्ड की पत्ती, सोने की पत्ती पर बमबारी की पोलोनियम से अल्फा कणों का, क्योंकि उससे पोलोनियम से निकलने वाला अल्फा कण बहुत ही ऊर्जा वाला रहता है। उससे उन्होंने पतली पन्नी पर जब बम्बार्ड किया तो देखा कि बहुत सारे तो सीधे ही निकल जाते हैं, सीधे वही निकल जाएंगे जिनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु के में बहुत सारी खाली जगह है जो उनको रोक नहीं पाती और धनावेश निकल जाता है, यानी अल्फा कण निकल जाता है। कुछ कण ऐसे हैं जो मुड़ जाते हैं, जो केंद्र के पास से गए उनके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगा, मुड़ गए। इससे बात निश्चित हो गई कि जो परमाणु का धनावेश है वो पूरे में फैला हुआ नहीं है, बल्कि वो बीच में केंद्र में कहीं केंद्रित है। और इस तरह से गणना करके ये निकाला गया कि 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या में वो धनावेश केंद्रित रहता है। और जो ऋण आवेश है, क्योंकि परमाणु का जो आकार है वो 10⁻10 मीटर की त्रिज्या का होता है, तो वो परमाणु में जो नाभिक है 10⁻15 मीटर त्रिज्या में है, धनावेश रहता है। और वो 10⁻10 मीटर के जो खोखला गोला है उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये चीज़ रदरफोर्ड ने बताई। तो रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दे दिया कि धनावेश बहुत ही कम, यानी केंद्र में बहुत ही कम ही स्थान में केंद्रित है, और 10⁻10 मीटर के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलता है? क्योंकि केंद्र में धनावेश है, केंद्र में धनावेश है और बाहर ऋणावेश है, इसलिए उनके बीच में विद्युतीय बल कार्य करता है, यानी कूलम्ब बल या फिर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये बल काम करता है, और उस विद्युतीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल मिलता है।
तो ये जो अभिकेंद्रीय बल लगता है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें अभिकेंद्रीय त्वरण पैदा होता है, वो घूमता रहता है ये। और वो जो इलेक्ट्रॉन है गति के कारण, घूमने के कारण ऊर्जा को निकालता है जो प्रकाश के तरंगों के रूप में बाहर निकलती रहती है। ये बताया था रदरफोर्ड ने। लेकिन ये इसके अंदर कई कमियां हैं जिसके कारण ये मॉडल आगे सफल नहीं हो पाया। पहली कमी तो यही है कि जो रदरफोर्ड है वो ये नहीं समझा पाए कि यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यदि वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, त्वरित है, त्वरण हो रहा है, अभिकेंद्रीय त्वरण पैदा हो रहा है, तो निश्चित रूप से उससे प्रकाश विद्युत तरंगें निकलेंगी और लगातार तरंगें निकलती जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कोई उन्होंने स्थान निश्चित नहीं किया, वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमता रहता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बाहर निकलेगी। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बाहर निकलेगी, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी ऊर्जा निकलेगी, तो निश्चित रूप से इसकी त्रिज्या घटेगी और घटते 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 एक समय ऐसा आएगा जो केंद्र में गिर जाएगा। ये ऋणावेशित है, धनावेशित है, खत्म हो जाएगा। इस तरह से परमाणु स्थायी रहेगा, इसकी कोई व्याख्या नहीं हो पाई। इलेक्ट्रॉन तो गिरना ही गिरना है, क्योंकि ये ऊर्जा निकालेगा और जब ये ऊर्जा निकाल देगा तो इसकी ऊर्जा घटेगी और ऊर्जा घटेगी तो लगातार ये नीचे गिरता जाएगा। एक तो ये गिरता चला जाएगा, दूसरा ये लगातार ऊर्जा निकालता रहेगा। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ ऊर्जा निकालेगा, जहाँ बंद करेगा, जहाँ निकालेगा। इसका मतलब जो ऊर्जा निकलेगी उससे जो तरंगें निकलेंगी वो लगातार रहेंगी। लेकिन किसी भी परमाणु से जो हमको वर्णक्रम मिलता है, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, वो लाइनें मिलती हैं अलग अलग, वो लगातार नहीं मिलता। वो कोई पट्टी नहीं मिलती जो लगातार है, सभी तरंग लंबाइयाँ उसमें हैं। कोई एक तरंग लंबाई मिली, फिर बीच में नहीं है, फिर कोई दूसरी तरंग लंबाई मिली। इसका मतलब हमको लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है बजाय इस तरह का लगातार वर्णक्रम के। इसकी भी व्याख्या ये नहीं कर पाया और न इसकी व्याख्या कर पाया कि ये स्थायी कैसे रहेगा, जब ये ऊर्जा निकालेगा तो गिर जाएगा नाभिक में। इसलिए रदरफोर्ड मॉडल सफल नहीं हो पाया। फिर इसी मॉडल में संशोधन करने के लिए नील्स बोर ने क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया। जो मैक्स प्लैंक थे उनके हिसाब से जो ऊर्जाएं होती हैं, जो प्रकाश ऊर्जा है वो फोटॉन के रूप में रहती है। ऊर्जा के बंडल्स होते हैं, ऊर्जा के कण होते हैं, उसके क्वांटा होते हैं, उसका सहारा लिया और उसके सहारे के आधार पर उन्होंने ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था इसमें संशोधन कर दिया। और वो संशोधन इस प्रकार कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो धन आवेश है वो बहुत ही कम क्षेत्रफल यानी 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या में केंद्रित है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके बाहर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, तो कहीं भी चक्कर नहीं लगाता। वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होगा। क्वांटम मैकेनिक्स का उन्होंने ये सहारा लिया और बताया कि जो फोटॉन है वो कुछ निश्चित ऊर्जा को ही निकालता है, फोटॉन की निश्चित ऊर्जा होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जहाँ पर कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होगा। यहाँ पर घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ बीच में नहीं घूमेगा, क्योंकि बीच में h/2π का पूर्ण गुणज नहीं होगा। तो एक तो ये नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिन कक्षाओं के लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। दूसरा, जब तक वो अपनी स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहेगा तब तक ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। यानी वो अपनी निश्चित कक्षा में जब तक रहेगा ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा। ये स्थायी कक्षाएं हैं और इन कक्षाओं में ऊर्जा का कोई भी उत्सर्जन नहीं होता। फिर ऊर्जा कैसे निकलेगी? अपनी निश्चित कक्षा से अगर ऊर्जा पाएगा इलेक्ट्रॉन 2 कक्षाओं की ऊर्जाओं के बराबर, तो अगली कक्षा में चला जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पाता है, उसका अवशोषण करता है, तो ऊपर की किसी कक्षा में चला जाता है। लेकिन
किसी भी ऊपर की कक्षा में वो ज़्यादा देर रुक नहीं सकता, 10⁻⁻8 सेकंड तक ही रुक पाएगा। उसके बाद वो वापस आएगा और फिर अपनी स्थायी कक्षा में आएगा। और जब पुनः अपनी स्थायी कक्षा में आएगा तो वो प्रकाश का उत्सर्जन कर देगा। जब यहाँ से इधर किया आएगा तो वो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, और चूंकि प्रकाश का फोटान है, इसकी ऊर्जा बराबर होगी hν। तो इस तरह से निश्चित ही ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एक ऊर्जा निकलेगी, यहाँ से यहाँ आएगा तो ऊर्जा निकलेगी, यहाँ से यहाँ आएगा तो ऊर्जा निकलेगी। तो इस तरह से कुछ निश्चित ऊर्जा के स्तर, कुछ ऊर्जा के निश्चित मान ही हमको प्राप्त होंगे, यानी कुछ निश्चित रेखाएं ही प्राप्त होंगी। हमको कंटिन्यूअस या लगातार बढ़कर नहीं मिलेगा। इसकी व्याख्या भी इस नील्स बोर के मॉडल से हो जाती है। तो इस तरह से जो नील बोर का मॉडल है ये काफ़ी, एक तरह समझिए ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है, और इससे बहुत सारे परमाणुओं की समस्याओं का समाधान इससे हो जाता है। अब नील बोर ने जो अपना मॉडल लगाया, ज़्यादातर ये मॉडल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं के लिए लागू होता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो अगली कक्षा में जाएगा, वो अगली कक्षा में जाएगा। तो या तो हाइड्रोजन हो या तो आयोनाइज्ड हीलियम हो। हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें बचेगा, इसलिए वो भी, उसका व्यवहार भी उसमें एक इलेक्ट्रॉन होने का ऐसा ही होगा। इस तरह अगर लिथियम हो और डब्ल्यू आयोनाइज्ड हो, 2 बार आयोनाइज्ड हो जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, फिर भी उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये जो हीलियम है, लिथियम है आयोनाइज्ड, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन के समान परमाणु, और हाइड्रोजन है ही है। तो ये नील बोर इन परमाणुओं की व्याख्या करने में सफल रहा। लेकिन उन परमाणुओं को जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की किस प्रकार का इसमें एडजस्टमेंट है, कैसे वो ऊपर या नीचे आते हैं, कैसे ऊर्जा का उनका अवशोषण होता है, इसके बारे में बहुत व्याख्या नहीं कर पाता। तो यहाँ हम देख लेते हैं हाइड्रोजन या हाइड्रोलाइक परमाणुओं के बारे में, और फिर उसके बाद आगे उसके गणना करते हैं। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं के लिए हम जानते हैं कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं में एक अब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं में हमें जानते हैं कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हाइड्रोजन है तो उसमें प्रोटॉन भी एक ही होगा। हीलियम होगा तो प्रोटॉन, तो यानी एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें अगर आयोनाइज हो जाते एक रहेगा। तो इस तरह से हमको मान लेते हैं कि उसके नाभिक में अगर एक ही प्रोटॉन है तब तो आवेश हो जाएगा +1, लेकिन अगर मान लिया 2 हो तो हो जाएगा Ze, 2e, 3 होंगे तो 3, जिससे लिथियम में, तो हम मान लेते हैं Ze। तो हमारा ये हाइड्रोजन लाइक परमाणु, हाइड्रोजन लाइक परमाणु में हमें जानते हैं कि जो नाभिक है जिसके अंदर का आवेश Ze है, Z का मतलब प्रोटॉन की संख्या यानी धनावेश की संख्या, एटॉमिक नंबर है ये, और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन लाइक है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनके बीच में जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्रीय बल mv² ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Ze और इंटू ई अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर, इस त्रिज्या का स्क्वायर। ये r से ये r कट जाएगा और इसलिए mv² बराबर Ze² अपान 4 पाई ε0 r। ये हमारा एक समीकरण है।
एक दूसरा संबंध भी है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसके लिए कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अब कोणीय संवेग बराबर होता है mv r, ये कोणीय संवेग है। ये बराबर हुआ h/2 का पूर्ण गुणज, जहां n बराबर है 1, 2, 3, कोई भी नंबर हो सकता है। और इसलिए इसका स्क्वायर किया तो आ गया m स्क्वायर। ऐसा करिए, इसको स्क्वायर किया, ये आ गया m स्क्वायर, v स्क्वायर, r स्क्वायर, n स्क्वायर, h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बल्कि ऐसा करिए, इसको 2 करते हैं, हम इसको 3 कर लेते हैं। समीकरण 3 को 1 से भाग दे दिया। 3 को 1 से भाग देने पर, जब 3 को 1 से भाग दे देंगे अब 3 को 1 से भाग दे दिया, समीकरण 3 को 1 से भाग देने पर अब 1 से भाग दे दिया। जब समीकरण 3 को 1 से भाग दे देंगे तो r का मान आ जाएगा, ये r बचेगा, बाकी ये राशियां कट जाएंगी और आपका आ जाएगा r इक्वल टू इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर n स्क्वायर पाई m पाई m जेड ई स्क्वायर। यहां पर जो ये इतनी रास है, यहां पर इसको छोड़कर जेड को, बाकी आपका बचा है इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर अपान पाई m ई स्क्वायर n स्क्वायर अपान जेड। अब इप्सिलॉन 0 h स्क्वायर पाई m ई स्क्वायर, अगर इसमें हमने इप्सिलॉन 0 8.85 10⁻³ h 6.6 इंटू 10⁻34 प्लैंक स्थिरांक है, पाई 3.14, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 किलोग्राम, और ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 इंटू 10⁻19। अगर इनकी वैल्यू को रखकर कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान आता है 0.53 इंटू 10⁻10 आता है, लेकिन हम अंगस्टान में रखेंगे।
ये त्रिज्या है, किसी भी कक्षा की त्रिज्या है, इसलिए Rn बराबर इतने, जहां n 1 2 3 यानी नंबर। यहां पर हम लोगों ने बताया कि इप्सिलॉन जीरो का मान हमें पता है। इप्सिलॉन जीरो ये विद्युतशीलता है, एच प्लैंक स्थिरांक है, पाई हम जानते हैं स्थिरांक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं के लिए किसी भी त्रिज्या का फार्मूला है। यहाँ पर जो 0.53 है, अगर हम हाइड्रोजन के लिए लें, फॉर हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू 1, प्रथम कक्षा के लिए, प्रथम कक्षा की त्रिज्या R1 इक्वल टू हो जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम, Z बराबर 1 और n बराबर 1, R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसे हम कहते हैं बोर रेडियस, इसको हम बोर त्रिज्या कहते हैं। यह बोर रेडियस कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु की पहली त्रिज्या को, हाइड्रोजन परमाणु की पहली त्रिज्या को, पहली कक्षा की त्रिज्या को बोर रेडियस कहते हैं। अब इस तरह से अगर किसी मतलब पहली कक्षा हमको हीलियम की निकालनी होगी, तो हीलियम के लिए Z का मान हम रख देंगे 2 और फिर इसका आधा हो जाएगा। इस लिथियम के लिए निकालना होगा पहली कक्षा, तो हम उसको 3 रख देंगे। तो इस तरह से किसी भी हाइड्रोजन लाइक परमाणु के लिए, किसी भी हाइड्रोजन लाइक परमाणु के लिए हम इसे निकाल सकते हैं, कोई भी कक्षा की त्रिज्या को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के लिए अगर दूसरी कक्षा निकालनी हो तो इसको 1 रख देंगे, दूसरे के लिए यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना, तीसरी कक्षा 9 गुना। तो जो बोर त्रिज्या है उसका 4 गुना हो जाएगा दूसरी कक्षा, 9 गुना हो जाएगा तीसरी कक्षा और 16 गुना हो जाएगी चौथी कक्षा, क्योंकि n का मान हम रखते जाएंगे और उसका स्क्वायर गुना होता चला जाएगा। ये तो हो गया त्रिज्या कितनी होगी। इसके बाद इस कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी। अब इलेक्ट्रॉन की चाल निकालने के लिए इस समीकरण में V इक्वल टू हो जाएगा NH अपान 2 पाई, ये m है, m और r, और इस r का मान जो हमने निकाला हुआ है, इस r के मान को हमने यहां रख दिया। जब r का मान हम यहां रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा NH अपान 2 पाई m और r का मान वो रखा हुआ है इप्सिलॉन 0 H स्क्वायर n स्क्वायर पाई m e स्क्वायर Z। ये हाइड्रोजन लाइक परमाणु के लिए किसी के लिए भी है। Z का मान अगर हाइड्रोजन के लिए होगा तो Z का मान हम 1 रख देंगे। ये पाई से पाई कटा,
एच से एच कट गया, इसलिए v इक्वल टू एम से एम कट जाएगा, ई स्क्वायर एन जेड अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 एच एन स्क्वायर। ये v का मान है। अब इसमें अगर मान लिया पहली कक्षा में हमको निकालना है वेलोसिटी, तो एन का मान हम 1 रख देंगे, हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो जेड का मान 1 रख देंगे, और बाकी सारी राशियों की वैल्यू अगर हम रख दें तो वी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। एन 1 रख दें, एच का मान 6.63। अब ये सारी वैल्यू हम अगर रख दें तो इसका मान लगभग आता है हाइड्रोजन के लिए लगभग 2.1 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। अब ये तो हो गया हमें इसका वेग, किसी भी कक्षा का वेग। अब इसके बाद आता है किसी भी कक्षा की कुल ऊर्जा कितनी होगी। हम जानते हैं कि कुछ कक्षा में चक्कर लगा रहा है और साथ ही साथ उस कक्षा में वो बंधा हुआ है, चक्कर भी लगा रहा है और बंधा हुआ भी है। इसलिए हम किसी भी कक्षा में कितनी कुल ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा गतिज ऊर्जा कि एनवीं कक्षा का निकालना हो तो एन के एन ये बराबर होगा 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पर देखें एम बी स्क्वायर का मान हमें निकाल चुके हैं। एम बी स्क्वायर का मान ये निकला हुआ है, एम बी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ऊपर है जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर इंटू आर आर की वैल्यू निकाल चुके हैं इसके पहले। अब अगर आर की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो के एन बराबर आ जाएगा, आर का मान रख देते हैं। आर का मान अभी निकाला है हम लोगों ने, एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर, इस आर का मान रख देते हैं। एप्सिलॉन 0
एच स्क्वायर एन स्क्वायर, एच स्क्वायर एन स्क्वायर, पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू आती है जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, ये पाई से पाई कट गया, एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 एम 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, and this is equal to z square e to the power 4, z स्क्वायर तो बाहर कर देते हैं, रखा e टू द पावर 4 m e टू द पावर 4 एच से गुणा किया, सी से गुणा किया, अपान 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर, एच की पावर 3, एच ऊपर गुणा किया तो नीचे भी गुणा कर दिया, और सी से गुणा किया ऊपर नीचे, ऊपर आ गया जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। जो ये क्वांटिटी रखी हुई है इसमें एच सी से ऊपर गुणा किया, इसमें इतना ये वैल्यू इतनी ये बराबर है आर। ये आर है, तो इसलिए इसकी जगह हमने आर रख दिया, तो हो गया आर, इसकी जगह आ गया एच, इसकी जगह आ गया सी, और इधर आ गया जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन के एन बराबर आर एच सी अपान एन स्क्वायर, जेड बराबर 1। अब देखिए यहाँ आर एच सी की जो वैल्यू आर का मान आर इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7 प्रति मीटर, एच का मान 6.6 10 टू दी पावर 34, और सी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर इन्हें हम रख दें तो इसकी वैल्यू आती है 13.6। चूंकि ये ऊर्जा है इसलिए ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नवीं कक्षा की गतिज ऊर्जा है। इसी प्रकार हम किसी कक्षा की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। किसी कक्षा की स्थितिज ऊर्जा मान लिया हाइड्रोजन के लिए ही निकाल रहे हैं, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, यानी कक्षा की स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर
अपॉन आर। ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थितिज ऊर्जा है। आर का मान रख दिया, चूंकि आकर्षण बल है ये ऋण रहेगा। जब आर का मान रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, इसका ठीक आधा आएगा। देख रहे हैं, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, तो इसको भी 8 कर दें तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 2z² e की पावर 4 m अपान 8 ε0 स्क्वायर h² n²। हमने जब 2 से गुणा कर दिया तो ये 8 हो गया। अब देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो वैल्यू हमने निकाली है, और इसलिए un का मान आ गया -2 गुना z², 2 गुना और जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है RH अपान n²। इसलिए हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 और इसलिए UN बराबर हो जाएगा 2RHC यानी 2 -2RHC अपान n², या -13 2 × 13.6 अपान n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट। अब यहाँ पर ये जो ऊर्जा निकली ये स्थितिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में इलेक्ट्रॉन और की स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए उसकी ऊर्जा कुल कितनी होगी, किसी भी कक्षा में ऊर्जा कितनी होगी, तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En ये बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। और जब इनको हम जोड़ देंगे तो देखिए ये इसका दूना है, ये आ जाएगा -RHC अपान n², या इसको हम कह सकते हैं -13.6 अपान n²। ये हुआ किसी भी कक्षा की हाइड्रोजन की लिए ऊर्जा। अगर हम किसी और के लिए निकालेंगे तो इसमें Z² से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो हो गई ऊर्जा कि ये कितनी ऊर्जा होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की परमाणु के अंदर ऊर्जा कितनी होगी, यह हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक परमाणु के लिए हो गई। अब ये तो हमने जो भी पढ़ा कि हाइड्रोजन में जो बोर का सिद्धांत के अनुसार कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ये तो सामान्य उसके लिए है। लेकिन जो हम लोगों को मुख्य रूप से जानना है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम कक्षा मान सकते हैं, उस कक्षा की ऊर्जा मान सकते हैं, लेकिन जो इसके अलावा जो परमाणु हैं उन सारे परमाणुओं में कहाँ पर कक्षाएं होंगी, कहाँ किस तरह से इलेक्ट्रॉन का एडजस्टमेंट है, ये किसी को पता नहीं। इसीलिए हम, लेकिन इस बात का तो ठीक पता है कि किसी भी परमाणु में से जो ऊर्जा निकलती है वो फोटॉन के रूप में निकलती, 1 फोटॉन 2 फोटॉन 3 फोटॉन इस तरह के रूप में निकलेगी, यानी वो क्वांटा का क्वांटा ऊर्जा निकलती है। इसका मतलब परमाणु के अंदर अलग अलग लेवल्स हैं, ऊर्जा के अलग अलग मात्रक हैं, अलग अलग ऊर्जा के वैल्यू है, यानी हर परमाणु की अलग अलग ऊर्जा की वैल्यू है। वो किस कक्षा की है, परसिस का नहीं, अलग अलग ऊर्जा को वह परमाणु लेता है या देता है, जिसे हम ऊर्जा का स्तर कहते हैं। तो हर परमाणु का अपना एक ऊर्जा स्तर है। वास्तव में बोर्स जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये
जो नाभिक है उसके बाहर एक कक्षाएं बनी हुई हैं, इस कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये निश्चित है कि हर परमाणु कुछ निश्चित ऊर्जाओं को निकालता है और कुछ निश्चित ऊर्जाओं को शोषित करता है। इसका मतलब वो जो ऊर्जाएं निकालता है, शोषित करता है, वो उसके ऊर्जा लेवल से, उसके ऊर्जा स्तर से संबंधित है। तो हर परमाणु के जो ऊर्जा स्तर हैं, हम उस आधार पर बड़कर्मों के बारे में पढ़ते हैं कि बड़कर्म कैसे बनते हैं, कैसे प्रकाश बाहर निकलता है और कैसे प्रकाश अवशोषित होता है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो हम लोगों ने अभी बोर्ड्स का जो सिद्धांत पढ़ा या मॉडल पढ़ा, वो तो हमने आपको बताया कि वो एक इलेक्ट्रॉन है और वो घूम रहा है किसी कक्षा में, तो उसके बारे में वो सूचनाएं दे सकता है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि वो परमाणु कोई भी हो, प्रत्येक परमाणु एक निश्चित ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है और निश्चित ऊर्जा के फोटॉन को वो निकालता है। इसका मतलब हर परमाणु की अपनी निश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं और उसी स्तर से संबंधित वो फोटॉन्स को उत्सर्जित करता है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो कई प्रकार के, कई रंग की तरंगें उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब इसमें कई स्तर के ऊर्जाओं को लेने की और उत्सर्जित करने की क्षमता है। तो हर परमाणु के अपने ऊर्जा स्तर होते हैं। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर को देखा। विविक्त का मतलब है कि दूसरे से कंटिन्यूअस नहीं है, दूर दूर ऊर्जा स्तर हैं, एक दूसरे से लगे हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं। अगर हाइड्रोजन के परमाणु को देखा जाए और उसको हम निम्नतम ऊर्जा स्तर को 0 मान लें, जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, सामान्य अवस्था में जब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं कर रहा होगा, न्यूनतम ऊर्जा होगी, तो वो इस अवस्था में होगा। ये इसका प्रथम ऊर्जा स्तर है और ये ग्राउंड स्टेट है, निम्नतम ऊर्जा स्तर है। इस अवस्था में वो ऊर्जित अवस्था में नहीं है, सामान्य अवस्था में है। आप इस तरह कह सकते हैं कि जैसे इस बोर्ड्स के में जो निश्चित स्थायी कक्षा है, वो स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये अपनी यानी न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था में परमाणु है। इसके अलावा उस परमाणु में एक अवस्था है 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर उस परमाणु को ऊर्जा दी जाए, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे वो नहीं लेगी, 4 देंगे नहीं लेगा, 4.5 भी नहीं लेगा। 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अगर मिलेगी तो वो इस ऊर्जित अवस्था में जाएगा और उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। लेकिन किसी भी ऊर्जित अवस्था में कोई भी परमाणु ज़्यादा देर नहीं रह सकता। 10⁻⁸ सेकंड तक रुक सकता है, फिर वापस आएगा। वापस आएगा तो जो ऊर्जा उसने अवशोषित किया वो प्रकाश की तरंगों के रूप में बाहर निकाल देगा। ऊर्जा तो वो किसी रूप में भी ले सकता है, लेकिन जब भी उत्सर्जन करेगा तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में ही उत्सर्जन करेगा। इसी तरह से अगर आपने इतनी ऊर्जा दी तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, अगर इतनी ऊर्जा पा जाए तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। लेकिन जब वापस आएगा तो जो ऊर्जा उसको मिली उस ऊर्जा का वो उत्सर्जन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में कर देगा। अगर इतनी ऊर्जा उसको मिल जाए 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आयनित अवस्था है। इस अवस्था में जाने पर जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा को लेकर बाहर चला जाएगा, यानी आयनीकरण हो जाएगा। जब आयनीकरण हो जाएगा तो फिर वो इतनी ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन एक बाहर चला जाएगा और वो जो परमाणु है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि जो ऊर्जा थी उसको वो इलेक्ट्रॉन आयनीकरण में इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से ये कई ऊर्जा स्तर हैं। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा ऊर्जा स्तर, आयनित अवस्था। जो ये जिसमें पदार्थ या परमाणु सामान्य अवस्था में रहता है वो ग्राउंड स्टेट है। लेकिन इसके अलावा जिसमें वो ऊर्जा को ले करके या ऊर्जित अवस्था में रहता है उसे हम ऊर्जित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट में कहते हैं। इस अवस्था से इस अवस्था में जाना या इस अवस्था से इस अवस्था में जाना, इस अवस्था में जाना, हम इसे संक्रमण कहते हैं। ये संक्रमण हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने को संक्रमण कहते हैं। संक्रमण, परमाणु का संक्रमण, ट्रांजिशन।
इसको हम संक्रमण या ट्रांजिशन कहते हैं। यानी परमाणु एक ऊर्जित अवस्था से दूसरी ऊर्जित अवस्था में जाता है तो उसे हम संक्रमण कहते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने की बात है विद्यार्थियों कि ग्राउंड स्टेट से वो पहले में, यानी ग्राउंड स्टेट से वो इस ऊर्जित अवस्था में आएगा, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। ऊपर की तरफ जब जाएगा, जब ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तो ऐसा नहीं कि इतनी ऊर्जा पाया तो यहाँ पहुँच गया, इतनी और पा गया तो यहाँ आ गया। कोई भी परमाणु ऊर्जा का अवशोषण हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही करता है और उस स्टेट से फिर वो ऊपर को सीधे सीधे जाता है। तो कोई भी परमाणु का संक्रमण ऊपर की ओर ऊर्जा को शोषित करते समय केवल निम्नतम ऊर्जा स्तर से ही संभव है, बीच के किसी ऊर्जा स्तर से नहीं जाएगा। तो जब भी परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उस समय केवल निम्नतम ऊर्जा स्तर से ही वो ऊपर की ओर जाता है या उसका संक्रमण होता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आने लगेगा तो वो बीच के ऊर्जा स्तरों से होकर भी आएगा। यहाँ से यहाँ आ सकता है, ये ऊर्जा निकाल देगा, फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है, इतनी ऊर्जा निकाल देगा, फिर यहाँ से यहाँ तकता है, इतनी ऊर्जा निकाल देगा। यहाँ आया, कोई ज़रूर नहीं कि यहाँ से यहाँ आए, ये भी हो सकता है कि यहाँ से सीधा यहाँ जाए और इतनी ऊर्जा निकाल दे। तो कोई भी परमाणु जब अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहता है और ऊर्जा का अवशोषण करता है तो किसी भी ऊर्जित अवस्था में सीधा वो ग्राउंड स्टेट से ही जाएगा, निम्नतम ऊर्जा स्तर से ही जाएगा, बीच के किसी भी ऊर्जा स्तर से नहीं जाता। लेकिन जब वो नीचे की ओर आता है तो बीच के ऊर्जा स्तरों से होता हुआ भी आना संभव है। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी परमाणु जब ऊर्जा को लेता है, उदाहरण के तौर पर अगर हमने इसको ऊर्जा दिया और हमने किसी प्रकाश की ऊर्जा दी, इसके ऊपर हमने कोई मरकरी की वाष्प है, हमने उसके ऊपर श्वेत प्रकाश डाला, सूरज का प्रकाश डाला मरकरी की वाष्प पर। तो मरकरी के वाष्प पर जब हमने प्रकाश डाला तो जो ऊर्जा, मान लिया उसने इस ऊर्जा को शोषित कर लिया और ये मरकरी का जो परमाणु इस ऊर्जित अवस्था में चला गया। तो जो वर्णक्रम हम लेंगे, जो सूरज के प्रकाश का वर्णक्रम लेंगे, मरकरी से होके आएगा, तो ये ऊर्जा उसमें नहीं रहेगी क्योंकि इसको मरकरी ने अवशोषित कर लिया। वहाँ पर एक काली काली लाइन आ जाएगी बजाय चमकदार सफ़ेद लाइन आने के, क्योंकि ये ऊर्जा यहाँ अवशोषित हो गई। इस तरह के बहुत सारे हमको वर्णक्रम मिलते रहते हैं, बहुत सारी काली काली लाइनें मिलती रहती हैं। इसे हम कहते हैं अवशोषण वर्णक्रम। अवशोषण वर्णक्रम कि जब कोई भी परमाणु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है तो उसकी तरंगों के स्थान पर काली काली लाइनें बन जाती हैं और उन्हें हम अवशोषण वर्णक्रम कहते हैं। वो काली लाइन भले रंग नहीं है लेकिन वो उस स्थान को बताती है, उस तरंग लंबाई को हमको बताती है, हमको उसको पता चल जाता है कि कौन से पदार्थ की ये लाइन है, क्योंकि जो लाइनें होती हैं वो हर पदार्थ की फिक्स हैं। ये जो ऊर्जा स्तर हैं केवल मरकरी के लिए हैं, किसी और में ये संभव नहीं है, दूसरे पदार्थ की दूसरी कोई लाइनें होंगी। इस तरह प्रत्येक परमाणु की अपनी अलग ऊर्जा स्तर हैं और इसलिए उन्हीं ऊर्जा स्तरों के संक्रमण या उनसे जो वर्णक्रम मिलते हैं उन वर्णक्रमों से हमको उसको पहचाना जा सकता है। जब परमाणु ऊपर से नीचे आता है तो प्रकाश की ऊर्जा को निकालता है, इसलिए वहाँ पर हमको रंग प्राप्त होता है। उसे हम कहते हैं उत्सर्जन वर्णक्रम, क्योंकि परमाणु जब ऊपर से नीचे आता है तो प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो जब परमाणु नीचे से ऊपर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और इसलिए उस समय हमें जो लाइनें मिलती हैं काली लाइनें, उन्हें हम अवशोषण वर्णक्रम कहते हैं। और जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और उस समय हमें प्राप्त होने वाली लाइनें उत्सर्जन वर्णक्रम कहलाती है। तो ये तो दो प्रकार के उत्सर्जन हो गए। इसमें एक बात और, हम परमाणु को कैसे ऊर्जित करते हैं। तो परमाणु को ऊर्जित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी विभवांतर द्वारा त्वरित करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन के पास विभवांतर से त्वरित होने पर उसके पास ऊर्जा आ जाएगी। इतनी ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगी
और ये ऊर्जा से जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराएगा तो परमाणु को ये ऊर्जा देगा और वो परमाणु ऊर्जित अवस्था में चला जाएगा। तो जितने विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके, उसको त्वरित करके और किसी भी परमाणु को हम ऊर्जित अवस्था में ले जाते हैं, उसे उत्तेजन विभव कहते हैं। यानी वह विभव, यह उत्तेजन विभव, वह विभव जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित करके परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित करते हैं, उसे उत्तेजन विभव कहते हैं। उसे उत्तेजन विभव कहते हैं। फिर ऐसा एक विभव और भी है, आयनन विभव। स्पष्ट है कि यहां तक पहुंचना है परमाणु को। यहां तक पहुंचने के लिए 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देने के लिए इलेक्ट्रॉन को 10.4 वोल्ट के विभवांतर प्रतिरोध करना चाहिए। तो इसका मतलब कि 10.4 वोल्ट इस मरकरी का आयनन विभव है। तो आयनन विभव वह न्यूनतम विभव जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करके, उसमें त्वरण पैदा करके और किसी भी मरकरी को हम मरकरी के परमाणु को आयनित कर सकें, उस न्यूनतम विभव को आयनन विभव कहते हैं। यहाँ स्पष्ट दिखता है कि मरकरी को अगर आयनित करना चाहते हैं तो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को 10.4 वोल्ट के विभवांतर पर अगर त्वरित करेंगे तो उसके बाद 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए मरकरी का आयनन विभव बराबर 10.4 वोल्ट। तो मरकरी के लिए आयनन विभव है 10.4 वोल्ट। यह है मरकरी के लिए, ये दिख रहा है यहाँ साफ साफ। यानी ये वो विभव है जिस पर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम त्वरित करें तो वह हाइड्रोजन मरकरी के परमाणु से टकरा कर उसे आयनीकृत कर देगा। तो ये तो हो गए हमारे कुछ स्पेक्ट्रम के बारे में। ऊर्जित अवस्था हमने आपको बता दिया, जब उसमें ऊर्जा रहती है तो ऊर्जित अवस्था है, ऊर्जा नहीं रहती तो वो ग्राउंड स्टेट है। अवशोषण और उत्सर्जन वर्णक्रम बता दिया। परमाणु जब ऊपर से नीचे उतरता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, वो उत्सर्जन वर्णक्रम है। और जब वो ऊर्जा का अवशोषण करके ऊपर जाता है तो जितनी ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है वर्णक्रम में वहाँ पर प्रकाश नहीं मिलता। अगर हम बनाएं वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम तो वहाँ काली लाइन आएगी। उस काली लाइन को हम अवशोषण वर्णक्रम कहते हैं। वो काली लाइन कहीं और नहीं आएगी, उसी जगह आएगी जहाँ पर उसको प्रकाश वाली लाइन आनी चाहिए थी। तो ये हमारे मरकरी से संबंधित है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जितनी भी परमाणु हैं वो सभी परमाणु एक निश्चित ऊर्जा स्तर रखते हैं और उतनी ही ऊर्जा को वो अवशोषित और उत्सर्जित करते हैं। उन्हीं के बीच ट्रांजिशन, उन्हीं के बीच संक्रमण होता रहता है, चाहे वो ऊपर की ओर संक्रमण हो चाहे वो नीचे की ओर संक्रमण हो। बस आज तो इतना ही।